Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video, I am going to teach you आधुनिक भारत का इतिहास and the topic name is भारत में यूरोपियों का आगमन। यानी भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, तो इस पे इस वीडियो में मेनली चर्चा किया जाएगा। और ये आधुनिक भारत का पहला चैप्टर है। मैं आधुनिक भारत का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो कि एक कंप्लीट एक एक अलग अलग वीडियो में किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आधुनिक भारत का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन, तो इस पे डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से आता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ था, यानी भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आया था, इसके पीछे मेन काउज क्या था। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है, यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इट मीन्स ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर, यानी 15वीं शताब्दी से लेकर, है ना, यानी 15वीं शताब्दी के मध्य तक में क्या हुआ कि आशातीत यानी अनएक्सपेक्टेड आर्थिक रूपांतरण हुआ। क्लियर है? तो ये भी एक काउज बना था भारत में यूरोपियों का आगमन का। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इस कालावधि के दौरान कृषि, यानी इस कालावधि मतलब क्या, 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रहा है, कि इसके दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। मतलब क्या हुआ कि जब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया विनिर्माण क्षेत्र में, तो इससे क्या हुआ कि बाजारों में एक तीव्र वृद्धि हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि व्यापार में तीव्र वृद्धि हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के ये पूरा काल में क्या हुआ कि यूरोप में नई नई तकनीकों का विकास हुआ, नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो एक ये भी काउज बना कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो एक मार्केट चाहिए था यूरोपियन कंपनी को, तो वो भारत को एक मार्केट के रूप में, बाजार के रूप में चुना था। क्लियर है? नेक्स्ट है कि पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। यानी पूंजीवाद जो सामंती अर्थव्यवस्था था, यानी ये कहना चाह रहा है कि पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को क्या कर रहा था, प्रतिस्थापित कर रहा था। क्लियर है? हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं था। नेक्स्ट है कि 1500 ईस्वी के पश्चात विकास शेख निष्ठ रूप से संबद्ध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। अब यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि 1500 ईस्वी के पश्चात, यानी 1500 ईस्वी के बाद जो यूरोप में विकास हुआ, जो कि एक विश्व इतिहास में यूरोप को क्या किया, साकार किया, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है यूरोप को एक मुख्य धारा में लाया। क्लियर है? नेक्स्ट है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे काउज है कैसा, इसलिए हुआ कि पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। यानी पूंजीवाद व्यवस्था क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है लाभार्जन, यानी लाभ को अर्जित करना, और दूसरा क्या होता है कि बाजार में प्रतियोगिता होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। यानी
कच्चे माल मीन्स हुआ कि रॉ मटेरियल, और जब प्रोडक्शन होता है तो उस वस्तु की बिक्री के लिए क्या करना होता है कि निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे मेन काउज क्या था। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि मेन काउज ये था कि यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हुआ कि नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि यूरोप में प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में हुआ। इसके लिए एक बाजार की ज़रूरत था, तो ये भारत को बाजार के रूप में चुना था। और इसके पीछे एक काउज ये भी था कि उस समय क्या था, ऑटोमन एम्पायर जो है इस तरफ जो क्या कहते हैं ईरान वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, जिससे कि जो अरब होते हुए व्यापार कर रहा था यूरोपियन कंपनी, तो वहां से वो क्या हुआ, वो रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से भारत में को यानी एक बाजार के रूप में उसे चुनना पड़ा था। इट मीन्स यूरोपियन कंपनी को। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपियन कंपनी आया था भारत में। तो आपको पता होगा सबसे पहले पुर्तगाल आया था। तो यहाँ पे पुर्तगाल के बारे में सबसे पहले चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, पुर्तगालियों का आगमन। यानी भारत के लिए क्या हुआ कि समुद्री मार्ग की खोज किया गया और पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पे पैराग्राफ है। तो पहला पॉइंट है कि यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। मीन्स ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वास्को डी गामा जब समुद्री रास्ता का खोज किया था तो उससे पहले भी यूरोपीय यात्री भारत आते थे। क्लियर है? लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। यानी जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट के तट पे पहुंचा था तो इससे क्या हुआ कि भारतीय इतिहास की दिशा को एक गहरे रूप से ये प्रभावित किया था। क्लियर है? नेक्स्ट है कि पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। मतलब कि जैसा कि पश्चिम में अमेरिका में जब यूरोपियन कंपनी गया तो क्या हुआ कि वहाँ डायरेक्ट औपनिवेशीकरण किया, यानी उस जगह पर कब्जा किया। लेकिन जब भारत की तरफ आया तो सबसे पहले यहाँ ये काम नहीं किया, यहाँ की क्षेत्रों पे कब्जा नहीं किया। नेक्स्ट है कि ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा। यानी भारत की तरफ जब आया तो मतलब भारत को औपनिवेश बनाने में या अपने कॉलोनी बनाने में उसे समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि ये पुर्तगाली कंपनी यानी पुर्तगाली के पास क्या था, समुद्री शक्ति ज़्यादा था और नया नया तकनीक था, अस्त्र जैसा कि बारूद इत्यादि ये सब इसके पास था, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये समुद्री शक्ति यानी समुद्र पर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। क्लियर है? मैं आपको वास्को डी गामा जो भारत आया था उसको मैं आपको
वर्ल्ड मैप के जरिया समझाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है और आपको पता है कि यहाँ पे पुर्तगाल है। क्लियर है। तो जो वास्को डी गामा जो आया था, ये आपको पता है अटलांटिक ओशियन है। क्लियर है। और यहाँ पर ये आपको पता है कि हिंद महासागर है। तो यहाँ से वास्को डी गामा इस तरह करके चलना शुरू किया और ये जो है अफ्रीका महादेश है। तो अफ्रीका महादेश के यहाँ पर इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा इस तरह करके, तो इस आसपास में एक मजीद नाम का, अब्दुल मजीद नाम का, जो कि एक समुद्री व्यापारी था, उसे मिला था यानी वास्को डी गामा को। और फिर वास्को डी गामा ने यहाँ से वो अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को यहाँ से भारत के लिए रास्ता दिखाया और उसके बाद फाइनली यहाँ पर केरल में वास्को डी गामा पहुँच गया था। और जब ये केरल पहुँचा तो इस समय राजा जमोरिन का शासन था। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये रास्ता खोजने से पहले यूरोपियंस, यानी ये पूरा यूरोप है, आपको पता है कि ये पूरा यूरोप है, तो यूरोपियंस इस मार्ग से इस तरह करके भारत में व्यापार करने आया करता था। लेकिन क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर का इस क्षेत्र में शासन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये रास्ता यूरोपियंस के लिए बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यूरोपियंस का भारत के साथ, या कह सकते हैं कि ये पूरब के साथ यानी इंडोनेशिया वगैरह और भारत, ये सभी क्षेत्र के साथ व्यापार इसका अवरुद्ध हो गया। जिससे क्या हुआ कि पुर्तगाली जो सरकार था यानी वहाँ का जो राजा था, तो वो ये समुद्री मार्ग की खोज के लिए क्या किया, खर्च किया या कहे कि आप प्रोत्साहन किया, जिससे कि ये यूरोपियन समुद्री मार्ग की खोज किया था भारत के लिए। आई होप कि आपको यहाँ मैप से क्लियर हो गया होगा कि वास्को डी गामा किस तरह भारत आया और यूरोपियन कंपनी का भारत आने के पीछे क्या काउज था। क्लियर है। तो प्रीवियस स्लाइड में फिर से चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पुर्तगालियों का मंतव्य, अब है कि पुर्तगाली का क्या मंतव्य था, यानी पुर्तगाली का भारत आने के पीछे क्या मंशा था, वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है कि पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे। क्लियर है। लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था कि ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार कायम करना। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि पुर्तगालियों के भारत आने का मंशा ये था कि मेनली व्यवसाय करना यानी व्यापार करना, लेकिन एक छुपा हुआ मंशा ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाई बनाना। क्लियर है। और एक और मंशा ये था कि प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन था मार्केट में, बाजार में उस समय, क्योंकि उस समय भारत से व्यापार अरब के देश कर रहा था, तो ये चाहता था पुर्तगाल कि अरब को बाहर खदेड़ कर अपना कंट्रोल कंप्लीटली ये पूर्वी क्षेत्र पर कर ले, यानी वो चाहता था कि एकाधिकार अपना कायम कर ले पूर्वी क्षेत्र पर। क्लियर है। पूर्वी क्षेत्र का मतलब यहाँ पर ये हुआ जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर। क्लियर है। नेक्स्ट है कि उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। मीन्स हुआ कि जब पुर्तगाली भारत आया था तो उस समय हिंद महासागर के क्षेत्र पर अरब व्यापारियों का क्या था, एकाधिकार था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों
को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी आगामी 15 वर्षों में, यानी जब ये भारत आया 1498 के आसपास, उसके बाद आगामी 15 वर्षों में क्या हुआ कि ये अरब के जितने भी नौपोत था उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली धीरे धीरे अरब को बाहर खदेड़ रहा है और हिंद महासागर पर खुद का कब्जा जमा रहा है। नेक्स्ट है कि उन्होंने उनके जहाजों को लूटा। उनके जहाजों से मतलब यहाँ पर यह है अरब के जहाजों, क्लियर है। तो अरब के जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, यानी अरब पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा, है ना, और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयां किया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये मेनली कहना चाह रहा है कि पुर्तगाली जो है वो क्या किया कि अरब के व्यापारियों का जहाज लूट लिया, उस पर आक्रमण किया, है ना। इस तरह करके क्या हुआ कि मतलब कि हिंद महासागर पे खुद का कब्जा धीरे धीरे ये जमाना शुरू किया। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। यानी इस तरह जो पुर्तगाली जो है यानी भारत के क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा रहा था, तो इससे क्या हुआ कि पुर्तगाली शासक जो उस समय था जिसका नाम था मैनुअल प्रथम, उसने क्या किया कि 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया, क्लियर है। आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि भारत आगमन के अभिप्रेरण, मीन्स ये हुआ कि पुर्तगाली जो आया था भारत, तो इसके पीछे क्या काउज था, उसे कहां से ये अभिप्रेरणा मिला था। तो यहाँ पर ये है कि वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस यानी इटली का एक राज्य वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा। यानी पुर्तगाली जो मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि पुर्तगाली वेनिस का जो वेनिस उस समय जो विकास कर रहा था, यानी वो समृद्ध हो रहा था, तो पुर्तगाली को इससे क्या हुआ, ईर्ष्या हुआ, यानी जेलस हुआ। उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगा। यानी पुर्तगाली जो है वेनिस जो भी व्यापार करता था उसमें क्या अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हर संभव ये प्रयास करने लगा। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि उस समय क्या हुआ कि अरब यानी ऑटोमन एम्पायर्स का शासन ईरान के क्षेत्र में हो गया था, जिससे क्या हुआ कि यूरोप का जो भारत के मध्य जो सीधा संचार था, सीधा संपर्क था, वो मार्ग क्या हुआ कि बंद हो गया, क्लियर है। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। यानी पूरब से जो भी वस्तुएं यूरोपीय बाजार में जाता था, पूरब से मतलब यहाँ पर यह है कि भारत का क्षेत्र, इंडोनेशिया, ये सभी जो क्षेत्र है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। जैसे कि ये भारत का क्षेत्र है और ये आपको पता है कि इंडोनेशिया का क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूरब से मतलब है जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ इस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो इस क्षेत्र से जो भी मतलब यूरोपीय बाजार में जो वस्तु जाता था, तो उसमें जो मीडियोकर का काम करता था वो मुस्लिम करता था, या आप कह सकते हैं कि अरब का व्यापारी करता था, क्लियर है। तो ये एक काउज बना कि यहाँ से इसे ये अभिप्रेरणा मिला कि मुस्लिम यहाँ पर क्या है कि मीडियोकर का काम कर रहा है। तो और दूसरा क्या हुआ कि जो यूरोपीय कंपनी यानी यूरोपियंस के लिए भारत के साथ संपर्क का जो सीधा जो संचार था वो मार्ग बंद हो गया। तो इसे लगा कि पुर्तगाली को कि क्यों ना हम लोग एक खुद से एक मार्ग ढूंढ लें भारत के साथ व्यापार करने के लिए, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भारत में आगमन की जो अभिप्रेरणा पुर्तगाली को मिला था, तो उसके पीछे क्या काउज था, क्लियर है।
नेक्स्ट है कि पुर्तगाली एवं जमोरीन, जैसा कि मैं आपको बताया हूं, जिस समय वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय राजा था कौन, जमोरीन। क्लियर है। तो वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया, यानी 1498 में एक बार आया था, फिर दोबारा आया था 1502 में। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा चलते, सॉरी यहाँ पर यह है कि नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया, यानी वास्को डी गामा के साथ एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि ग्रुप में वो फिर से आया था। जमोरीन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे, यानी जमोरीन से इसका संबंध जो है मित्रतापूर्ण नहीं था। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया। यानी जो पूर्व में समुद्र जी क्षेत्र है, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपनी प्रभुसत्ता हासिल करने के लिए, अपनी प्रभुसत्ता जमाने के लिए ये पुर्तगाली जो है विशेष रूप से क्या हुआ कि अरब व्यापारियों को यानी लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न भी किया, यानी उस पर आक्रमण किया, इस तरह करके मतलब वो किसी भी हद तक मतलब किसी भी तरह चाहता था पुर्तगाली कि हिंद महासागर के क्षेत्र पे इसका कंप्लीट क्या हो जाए, एकाधिकार हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात, यानी अब देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो शुरुआत हुआ था वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक नया गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा और बल प्रदान किया। तो ये जो गवर्नर नियुक्त किया गया था 3 वर्ष के लिए, उसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था 3 वर्षों के लिए। क्लियर है। तो ये नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन की जो खाड़ी आप जानते होंगे, औरमुज, एक्चुअली यहाँ पर हॉर्मुज कहना चाह रहा है, मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार को बंद करने का निर्देश दिया गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये निर्देश दिया गया है ना कि अदन का क्षेत्र, औरमुज यानी हॉर्मुज का क्षेत्र, मलक्का का क्षेत्र पर क्या करे, कब्जा कर ले और मुस्लिम व्यापार को क्या कर दे, बर्बाद कर दे। क्लियर है। उसे अंजादीवा, कोचीन, कैन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। यानी अंजादीवा के क्षेत्र में, कोचीन के क्षेत्र में, कैन्नौर के क्षेत्र में और किलवा के क्षेत्र में क्या सलाह दिया गया कि किलेबंदी करना वो शुरू कर दे। क्लियर है। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि विस्तार की रणनीति, यानी जो विस्तार की जो स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया था पुर्तगाली, अब वो देखेंगे कि विस्तार की रणनीति क्या था। विस्तार यानी अपने क्षेत्र को ये बढ़ाता गया, वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। तो इसके पास क्या था कि फ्रांसिस्को जो था उससे ज़्यादा इसके पास व्यापक रणनीति था। तो वही यहाँ मेंशन है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के पास क्या था कि अल्मेडा से ज़्यादा अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ना, अल्मेडा
से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी था और इसका स्ट्रेटेजी उससे ज़्यादा बेहतर था और ये चाहता था कि अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना जो है पूरब के क्षेत्र में कर दे। क्लियर है। नेक्स्ट है कि उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। यानी हिंद महासागर के जितने भी प्रवेश द्वार था तो उसमें क्या हुआ कि अपना बेस स्थापित किया। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अपना आर्मी वहां पर स्थापित किया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। यानी भारत में जो है पुर्तगाली सत्ता के स्थापना का श्रेय आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से किसे जाता है, तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर दूसरा था, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के स्थान पर आया था। नेक्स्ट है कि अल्बुकर्क यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में यहाँ पर है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया था। यानी ये 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर बन के आया था और उसके बाद क्या हुआ कि अपने टैलेंट के दम पर ये भारत का पुर्तगाली गवर्नर बन गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया। यानी ये 1509 ईस्वी में वायसराय बना और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। यानी 1509 में ये वायसराय बना और 1515 तक जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना ये कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि उसने 1510 ईस्वी में, उसने से यहाँ पर क्या मतलब है, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीनकर ठोस शुरुआत की। तो उस समय जो गोवा का यानी बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह था। तो ये याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि जिस समय गोवा को पुर्तगाली ने कब्जा किया था तो उस समय बीजापुर के शासक कौन था। तो आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी था। यानी गोवा को ये कब्जा क्यों किया, गोवा को ये बीजापुर से क्यों छीना, क्योंकि गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था। तो इससे लाभ ये होता कि व्यापार करने, समुद्री व्यापार करने में सुविधा होता। दूसरा चीज ये था कि ये सामरिक स्थल था, यानी सैनिक दृष्टि से भी यहाँ पर सुविधाएं था, जिसके वजह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारा स्लाइड क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि अल्फांसो जो आम आप जानते हैं वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर ही है। ये आप थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट में याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, यानी पुर्तगालियों का जो व्यापार पर जो प्रभुत्व हो गया उससे रिलेटेड यहाँ पर ये देखेंगे कि 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। यानी 16वीं शताब्दी के आरंभ तक, यानी 16वीं शताब्दी के शुरुआत तक जो है पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर क्या रहा, प्रभुत्व बना रहा। नेक्स्ट है कि 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। राजा ने अपने अधीन करना मतलब हुआ पुर्तगाली राजा। और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ गए। क्लियर है। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा जब यहाँ से मसाला ले गया था तो यूरोप में बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया था, इसीलिए क्या हुआ कि वो वापस भारत आया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। यानी
ये समझ में नहीं आता था कि पुर्तगाली व्यापार कर रहा है कि लूट रहा है। क्लियर है। इसके पीछे क्या काउज है कि भारतीय जहाजों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख क्या था? कार्टेज व्यवस्था। तो आप सवाल उठता है कि कार्टेज व्यवस्था क्या था? तो ये पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था कार्टेज व्यवस्था, जिसमें ये था कि वो ये एक गारंटी देता था पुर्तगाली कि अगर कोई कार्टेज व्यवस्था यानी वो अगर लाइसेंस ले लेता है मुझसे तो मैं उस पर हमला नहीं करूंगा या आक्रमण नहीं करूंगा, यानी जहाज पर आक्रमण नहीं करूंगा। क्लियर है। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे। अगर ऐसा लाइसेंस नहीं लिया जाता था तो वो उसे लूट लेते थे। क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि कार्टेज व्यवस्था मेनली क्या था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया और सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। आपको पता है कि इस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था, तो मुगल साम्राज्य जो है समुद्री क्षेत्रों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था और सुदूर दक्षिण में मुगल का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, मीन्स प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि पुर्तगालियों का जो समुद्री व्यापार पर क्या हो गया? वर्चस्व हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। अब हम लोग थोड़ा सा एक पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देख लेंगे कि एक सिंपल एक आप कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेंगे कि पुर्तगालियों का जो व्यापारिक घटनाक्रम रहा वो किस तरह रहा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1498 ईस्वी, तो 1498 ईस्वी में पता है आपको कि वास्को डी गामा कालीकट तक की यात्रा की थी। इट मीन्स ये हुआ कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए क्या किया? समुद्री मार्ग की खोज किया। नेक्स्ट है 1503 ईस्वी, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। यानी 1503 में जो है भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1505, तो 1505 में कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। तो पहला दुर्ग 1503 में कोचीन में स्थापित किया और दूसरा दुर्ग कन्नूर में 1505 में स्थापित किया। नेक्स्ट है कि 1509 ईस्वी अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। यानी गुजरात और मिस्र मिलकर पुर्तगाली के खिलाफ लड़ रहा था, तो ये दोनों को ये पराजित कर दिया था। कौन? अल्मीडा। क्लियर है। नेक्स्ट है 1510। 1510 में क्या घटना हुआ था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है 1511, पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। यानी जो मलाया द्वीप में मलक्का है उस पर 1511 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है 1530। तो 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो आंसर होगा 1530 में। 1535 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। जो दमन और दीव अभी आप जानते हैं, तो 1535 में ये द्वीप पर अधिकार कर लिया था, यानी पुर्तगालियों ने। फिर क्या हुआ? 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है 1612। तो 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। यानी 1612 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों को पराजित करके सूरत में
अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि अब अंग्रेज का आप कह सकते हैं कि आगमन हो गया है भारत में। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अब ये समझेंगे कि पुर्तगालियों का पतन का क्या कारण था। यानी पुर्तगाली जो है भारत में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, तो उसके पतन का पीछे क्या काउज था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। यानी 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक, यानी आप कह सकते हैं कि 1610 के आसपास तक क्या हुआ कि पुर्तगाली साम्राज्य जो है पूरब में लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डच और अंग्रेज ने ले लिया। इसके कई कारण थे, तो यहाँ पर मैं पॉइंट में कुछ प्रमुख कारण को मेंशन किया हूं। तो सबसे पहला कारण है कि 1540 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसकी भी पतन हो गया। यानी 1580 में क्या हुआ कि पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और जैसे ही स्पेन का पतन हुआ तो साथ साथ पुर्तगाल का भी पतन हो गया। नेक्स्ट है 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति छीन हो गई। मीन्स ये हुआ कि 1588 में क्या हुआ कि अंग्रेज स्पेन को बहुत शिकस्त दिया, यानी पराजित किया, जिससे क्या हुआ कि स्पेन की नौसैनिक शक्ति छीन हो गई और इसका असर क्या हुआ कि पुर्तगाली साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की। यानी पुर्तगाल का कुछ इंटरनल मैटर था या फिर आप कह सकते हैं कुछ अंदरूनी मामला था, जिससे ये इसका शक्ति क्या हुआ कमजोर होता गया। नेक्स्ट है कि समाज में कुलीन वर्ग से तात्पर्य ये है, आप कह सकते हैं कि अमीर वर्ग। तो कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। यानी उस समय क्या था, कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का उतना ज्यादा सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वो राजा को प्रभावित कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल में सम्राट क्या था, निरंकुश था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे। यानी धर्म के मामले असहिष्णु थे और ये क्या करता था कि दूसरे के धर्म कि कोई अगर अलग धर्म से बिलोंग करता है तो उसे किसी भी तरह कन्विंस करके ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देता था। तो ये भी एक कारण बना पुर्तगाली के पतन का। इसमें क्या करता था कि ये जबरन धर्म परिवर्तन करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होता गया। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। यानी इसका क्या था कि मेन पर्पस कि मेरा क्या हो कि एकाधिकार हो और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। नेक्स्ट है कि उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसा कि उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। नेक्स्ट है कि उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। यानी क्या करता था, डकैती करता था, लूटमार करता था। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बताया हूं कि ये पता नहीं चलता था कि वो व्यापार कर रहा है कि लूटमार कर रहा है। क्लियर है। तो ये भी एक कारण बना पुर्तगालियों के पतन का। नेक्स्ट है कि वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। यानी जो दूसरी पश्चिमी शक्ति था, जो दूसरी यूरोपियन कंपनी जो भारत आया था उस समय तक, जैसे उस समय तक डच और अंग्रेज आ गया था, तो उससे ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। नेक्स्ट है कि ब्राजील की खोज। यानी जब ब्राजील की खोज हुआ तो ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया।
यानी जब ब्राजील की खोज हो गया तो पुर्तगालियों का ध्यान ब्राजील की तरफ चला गया और भारत की तरफ ध्यान इसका कम हो गया, जिसका कारण ये हुआ कि पुर्तगालियों का पतन भारत में होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। यानी पुर्तगाली कंपनियों पर, या आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था, जिसकी वजह से वो आप कह सकते हैं कि फ्रीली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता था, जिसके पीछे ये भी एक कारण बना कि पुर्तगाली क्या हुआ कि उसका धीरे धीरे पतन होता गया। क्लियर है? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पे और वीडियो आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग यूरोपियंस कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। इस वीडियो में पुर्तगाली पे चर्चा किया गया है कि पुर्तगाली का जो आगमन हुआ, पुर्तगाली किस तरह अपना विस्तार किया और पुर्तगाली का पतन किस तरह हुआ। तो इससे रिलेटेड सारा जितने भी फैक्ट था पुर्तगाली के आगमन से रिलेटेड, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी जो भारत में आया था उस पे आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।